जय भारत बच्चा लोग। तो पोटेंशियोमीटर हमने लास्ट लेक्चर में किया था ना। पोटेंशियोमीटर से तुमने क्या कैलकुलेट करना सीखा था? हमने कैलकुलेट करना सीखा था कि कैसे हम दो सेल्स का ईएमएफ कंपेयर कर सकते हैं ना। तो अभी हम पोटेंशियोमीटर के नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है उस पर जाएंगे। तो उसको समझने के लिए ना, देखो मैंने तुम्हारे सामने कुछ सर्किट बना रखी है ना। ये जो पहला सर्किट इस डायग्राम में बना हुआ है, ये फर्स्ट सर्किट बिल्कुल वैसे ही है जैसा हम अभी तक पहले सॉल्व करते थे, है ना, जो हमने लास्ट लेक्चर में सॉल्व किया है। ये तुम्हारी बैटरी लगी हुई है ऊपर 90 वोल्ट की जो सप्लाई वोल्टेज है, और ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा 10 ओम, ठीक है, सप्लाई वोल्टेज नहीं, इसको हम इनपुट वोल्टेज कहते थे ना। और ये तुम्हारा जो पोटेंशियोमीटर वायर है यहाँ से यहाँ तक, उसका लेंथ 10 सेंटीमीटर है, और उसका रेजिस्टेंस पूरे पोटेंशियोमीटर वायर का है ना, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट वो 20 ओम्स है ना, पूरे वायर का। तो इससे हम रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ निकाल सकते हैं। फिर ये तुम्हारा एक ईएमएफ है जो यहाँ लगा हुआ है, उसकी वैल्यू 20 वोल्ट्स है ना। इस पर्टिकुलर की जो वैल्यू होगी, ये तुम्हारा ईएमएफ लगा है, इसकी वैल्यू 20 वोल्ट्स ही है। ये भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 20 वोल्ट्स है ना, 20 वोल्ट का ये ईएमएफ है। और उसका जो बैटरी है 20 वोल्ट का, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम्स। और तुमने गैल्वेनोमीटर से क्या किया, एट दिस पॉइंट पे नल पॉइंट खोजा। तो उस x की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते थे? पहले मैं फिगर नंबर 1 कर रहा हूँ ना, फिगर नंबर 2 को पूरे तरीके से भूल जाओ। ये x की वैल्यू कैलकुलेट हम कैसे करते थे? ये x की वैल्यू तुम ऐसे कैलकुलेट करते थे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट होगा, है ना, वही पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट भी होगा। क्यों? क्योंकि दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं और नीचे वाले वायर में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो ऊपर वाले वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है पहले वो निकाल लेते हैं। बोलिए 20 ओम प्लस 10 ओम 30 हो गया, और ये बैटरी कितने की लगी हुई है, 90 की। जो ऊपर के सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है ना, जो करंट ऊपर की सर्किट में फ्लो कर रहा होगा, तो मुझे बताओ क्या उस करंट की वैल्यू 90/30 कितना हो जाएगा, 3 एम्पियर्स। इसका मतलब इस पर्टिकुलर सर्किट में 3 एम्पियर्स का करंट फ्लो कर रहा है। करंट का डायरेक्शन भी सभी को क्लियर होगा, है ना। मैंने इस तरीके से करंट क्यों बनाया, तुम्हारी बैटरी का पोलैरिटी के हिसाब से मैंने करंट का डायरेक्शन बनाया ना, और एक ही बैटरी है ऊपर वाले सर्किट में। अब देखो, है ना, मुझे नीचे वाले पॉइंट में वहाँ पे एक पॉइंट लेबल कर लेते हैं। लेट अस से दिस पॉइंट इज ए, और मुझे इस पॉइंट भी ए मिलेगा। तो मुझे यहाँ क्या करना है, मुझे ए से लेकर के पी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है। तो फटाफट लिख लेते हैं उसको। चलो, हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, बोलो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड पी। मुझे तो इसको मुझे कैसे लिखना चाहिए, इसको मुझे बिटवीन पी एंड ए लिखना चाहिए ना, क्योंकि एक्चुअल में ये क्या होगा, ये वीपी माइनस वी ए होगा। वीपी माइनस वी ए क्यों होगा? क्योंकि मुझे पता है कि P इज एट हायर पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना, करंट की दिशा ऐसी है, इज इक्वल टू जो करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में इनटू रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड A, ठीक है। तो P और A के बीच में कितना रेजिस्टेंस आएगा, ये वैल्यू हमें तभी पता चलेगी जब अपने को ये x पता होगा ना। तो मेन काम हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे x ही फाइंड आउट कर रहे हैं। मुझे बताओ क्या नीचे वाले रास्ते से यहाँ से लेके A और ये पॉइंट भी क्या होगा, P होगा, क्योंकि इस वायर में कोई करंट फ्लो नहीं करता है ना, क्योंकि तुमने नल पॉइंट खोज रखा है पॉइंट P। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इस नीचे वाले वायर में Vp माइनस वी की वैल्यू कितनी होगी, 20 होगी ना, है ना। Vp हायर पोटेंशियल पे होगा, Va लोअर पे होगा ना, ये 0 होगा, यहाँ पे 20 होगा, और यहाँ पे भी 20 होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो इस 2 ओम के अक्रॉस कोई IR का ड्रॉप नहीं आएगा, ठीक है। तो ये 20 इज इक्वल टू क्या हो गया, ऊपर वाले वायर में करंट कितना है, 3, ठीक है, इनटू रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड A। तो P और A के बीच का जो रेजिस्टेंस है वो तुम्हें 20/3 मिल जाएगा ना। रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड A विल बी कितना, 20/3। तो अब तुम इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि वो वैल्यू कितनी होगी ना, रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड A। वो वैल्यू तुम्हारी 20/3 हो गई। और अगर मुझे वो लेंथ निकालना है, ठीक है, तो लेंथ कैसे निकालेंगे, मुझे बताओ। इफ दिस लेंथ है ना, इफ दिस लेंथ इज L1, है ना, अगर ये लेंथ L1 है, तो L1 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? अगर रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ लैम्डा है ना, अगर रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ लैम्डा है,
दैट मीन्स आर पी ए क्या होना चाहिए, लैम्डा इंटू L1 होना चाहिए ना, है ना। आर पी ए क्या होना चाहिए, लैम्डा इंटू L1। अब यहाँ लैम्डा क्या है, रेजिस्टेंस है ना, ये रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई लेंथ, पूरा लेंथ कितना है इसका 10 सेंटीमीटर्स। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी, रेजिस्टेंस है 20 डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ ऑफ द वायर। लेंथ ऑफ द वायर क्या 10 सेंटीमीटर्स याद रखो, तो तुम इसको क्या लिखोगे, तुम इसे 0.1 मीटर लिखोगे ना, ताकि तुम्हें अपना लैम्डा कैसे मिले, रेजिस्टेंस पर मीटर, ठीक है, ओम्स पर मीटर मल्टीप्लाइड बाई L1। तो L1 की वैल्यू अपने को नहीं पता है, बट RPA मुझे पता है। यहाँ से कितना है RPA की वैल्यू 20/3, ठीक है। तो यहाँ से मुझे अपने L1 की वैल्यू इजीली मिल जाएगी ना। L1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 20 और 20 कैंसिल हो जाएंगे और L1 की वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी, L1 विल बी इज इक्वल टू 0.1 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो ये अपने को मिल गई L1 की वैल्यू। देख लो ये पूरा कैलकुलेशन हमने किया है। P से A का रेजिस्टेंस 20/3 आया। कैसे आया P से A का रेजिस्टेंस 20/3? ऊपर वाले सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा था, 3 एम्पियर। कैसे, पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है 90, और ये कितना आया तुम्हारा 90, और ये 10 + 20 30। इसका मतलब 3 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। तो Vp माइनस Va की वैल्यू कितनी होगी, इस 20 के बराबर ही होगी ना, ठीक है। नीचे वाला बैटरी हमने कितने का लगा रखा है 20 का, तो नीचे सिर्फ पोटेंशियल ड्रॉप किस में होता है, सिर्फ बैटरी में। क्यों, क्योंकि और कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा नीचे वाली सर्किट में। तो तुमने ये लिख लिया, तो P से A के बीच का रेजिस्टेंस तुम्हें कितना मिल गया 20/3, ठीक है। तो अगर वो तुम्हें 20/3 मिल गया तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मुझे पता है P से A का जो रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ओम पर मीटर इंटू L1 होगा। अब ये 20/3, ये कितना आएगा वैल्यू तुम्हारा, रेजिस्टेंस पर मीटर कितना आएगा 20/0.1 इंटू L1, तो 0.1/3। इतना तुम्हें क्या मिलने वाला है, इतने मीटर्स है ना, इतने मीटर्स तुम्हें अपना क्या मिलेगा L1। तुम चाहो तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर इतना मीटर है, इसका मतलब सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, ये 10/3 है ना, 10/3। क्लियर। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी 10 - 10/3, है ना। 10 - 10/3 x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि L1 की वैल्यू तुमने कितनी निकाल ली 10/3, तो x की वैल्यू हो जाएगी 10 - 10/3 विच विल बी इक्वल टू 20/3। तो x फर्स्ट केस में कितना हो गया 20/3। सर ये सब तो हमने लास्ट क्लास में भी किया था, है ना, बिल्कुल किया था। अब फर्स्ट डायग्राम को भूल जाना और अब सेकंड डायग्राम पे ध्यान दो कि सेकंड डायग्राम में क्या है। मुझे बताओ, ये जो तुम्हारा फर्स्ट वाला डायग्राम है, इसमें क्या नीचे वाली सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि तुमने नल पॉइंट खोजा है गैल्वेनोमीटर से। समझ आई बात। सिमिलरली ये जो सेकंड वाला सर्किट है तुम्हारा, इसमें भी तुमने नल पॉइंट खोजा, ठीक है। दिस पॉइंट P इज क्या, नल पॉइंट। अब देखो, अब मैं तुमसे अगर ये क्वेश्चन पूछूं कि क्या इस वायर में करंट आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि नल पॉइंट का मतलब ही क्या होता है कि गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो नहीं कर सकता। समझ आई बात। अब नेक्स्ट, क्या मेरे इस पर्टिकुलर नीचे वाले सर्किट में ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा? बिल्कुल होगा, जितना बैटरी का है उतना तो होगा ही होगा, है ना। अब बात ये आती है कि क्या इस 2 ओम के अक्रॉस भी IR होगा? क्या यहाँ पे 2 ओम के अक्रॉस IR आया? क्यों नहीं आया? क्योंकि इस वाले वायर में कोई करंट नहीं आया, और ये जो तुम्हारा A से लेके P है ना, ये जो पूरा वायर बना हुआ है, इसमें करंट इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू ही आ सकता है ना, एक ही वायर है और कोई रास्ता ही नहीं है कि उसमें करंट आ सके। समझ आया। करंट या तो ऊपर इधर से आएगा, लेकिन अगर वो इधर से आया करंट तो इधर से आके फिर गैल्वेनोमीटर में ही तो जाएगा, लेकिन गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट कितना है 0। इसका मतलब यहाँ पे करंट आने का कोई चांस ही नहीं था, इसलिए करंट आया ही नहीं, है ना। तुमने उसको नल पॉइंट खोजा, बस बात खत्म। लेकिन यहाँ पे देखो ध्यान से, इस रास्ते तो करंट नहीं आएगा, ये तो हम हो गए श्योर। क्लियर। यहाँ से यहाँ कोई करंट नहीं आएगा, लेकिन क्या अब ये जो तुम्हारा नीचे वाला सर्किट है, क्या ये अपने आप में एक करंट फ्लो कराने में सक्षम है? इज इट एबल टू फ्लो द करंट बाय इटसेल्फ? अगर मैं बोलूं कि इस सर्किट में
यहाँ से यहाँ एक ऐसा करंट फ्लो कर रहा है। समझ आई बात? इधर से करंट नहीं आया, इधर से भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि तुमने गैल्वेनोमीटर से क्या खोजा है? नल पॉइंट। लेकिन अब तुमने इस सर्किट में क्या किया, देखो छोटा सा चेंज किया तुमने। यहाँ से यहाँ नीचे में ना देखो एक रेजिस्टेंस लगा दिया, बाकी सब कुछ सेम है। तुमने इस जो बैटरी था 20 वोल्ट और जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस था 2 ओम, उसके नीचे तुमने क्या लगा दिया ऐसे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस। तो अब इसमें क्या होगा, खुद का अपना करंट फ्लो कर सकता है। अब इसे ऊपर से करंट नहीं चाहिए, अब इसके पास नीचे में क्या आ गया, अपना एक सर्किट मिल गया इसे, जिसमें वो करंट फ्लो कर सकता है। तो सर आपने ऐसा क्यों किया, है ना? मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर मुझे बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा, है ना, जो तुमने यहाँ नीचे वाली बैटरी लगाई है, लेटेस्ट से तुम्हें इस 2 ओम की वैल्यू नहीं पता है ना, ये तुम्हारे लिए अननोन है। अगर तुम्हें इसके थ्रू इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा इस बैटरी में, तो क्या तुम्हें ये स्मॉल आर जो ये वैल्यू आएगी इसकी ना, जो अभी 2 ओम है, ये इक्वेशन के अंदर चाहिए होगा ना, तभी तो उसकी वैल्यू निकालोगे। जब वो इक्वेशन के अंदर ही नहीं आएगा तो उसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? क्या यहाँ पे जब मैंने इक्वेशन बनाया, तुम देखो ना ए से पी का जब मैंने पोटेंशियल डिफरेंस लिखा, क्या वो आई आर टर्म आया क्या यहाँ पे? इस पर्टिकुलर केस में नहीं आया। क्यों? क्योंकि इसमें वायर में करंट ही नहीं था। तो आई आर टर्म कैसे आएगा? रेजिस्टेंस एक ही तरह से आ सकता है ना इक्वेशन के अंदर, आई आर वाले तरीके से ना। लेकिन यहाँ पे करंट फ्लो करेगा और इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आई आर वाला टर्म आएगा। समझ आई बात सभी को? और आई आर वाला टर्म लाने के लिए ही मैंने ये नीचे एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगाया। अगर मैं इसे नहीं लगाता तो यहाँ पे वायर में कोई करंट फ्लो नहीं करता फिर से ना, बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट फिर कोई करंट फ्लो नहीं करता और फिर आई आर नहीं आता। और मैं ये जो अगर अननोन होता ये 2 ओम का वैल्यू, तो वो हमें कभी पता ही नहीं चल पाता। इसका मतलब क्या है कि इंटरनल रेजिस्टेंस, अगर तुम्हें इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है सर्किट का, सॉरी सर्किट का नहीं, बैटरी का है ना, अगर अननोन है बैटरी तुम्हारे पास, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो तुम्हारा सर्किट इस तरीके का होना चाहिए। ईएमएफ कंपेयर करने के लिए ऐसा सर्किट होना चाहिए, इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए ऐसा सर्किट होना चाहिए। बस जो बैटरी है तुम्हारा अननोन, उसके नीचे में क्या करो, उसके साथ में और भी कोई चीज़ जोड़ दो, मतलब उसे अपना सर्किट दे दो नीचे, जिसमें वो खुद से करंट फ्लो करा सके, ताकि ये जो स्मॉल आर है वो तुम्हारे इक्वेशन के अंदर आ सके। ठीक है, पूरा 100% तुम्हें ये चीज़ क्लियर नहीं हो रहा होगा, तो आगे हम चलते हैं नेक्स्ट में, और कैसे इससे रेजिस्टेंस कैलकुलेट होता है वो हम देखते हैं। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस तुम देखो, ये तुम्हारा इनिशियल वाला सर्किट है ना, जिसमें तुम्हें क्या कैलकुलेट करना था, ईएमएफ कंपेयर करना था। तो मान लेते हैं ये कोई वोल्टेज V है, ये कोई रेजिस्टेंस कुछ R1 लगा हुआ है, ये लेंथ तुम्हारा L है, ठीक है, ये X, और ये तुम्हारा जो टोटल रेजिस्टेंस है मान लेते हैं, लेट अस से इस टोटल रेजिस्टेंस को मैं R2 मान ले रहा हूँ, है ना। ये R2 क्या है, बिटवीन पॉइंट A और पॉइंट B का ना पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस है वो, ठीक है। और ये तुम्हारा बैटरी है जिसका EMF लेट अस से E है, और ये मेरा बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r। तुमने P का नल पॉइंट खोजा, नीचे में कोई करंट फ्लो करने वाला नहीं है। लेट अस से तुम्हें जो नल पॉइंट मिला वो यहाँ L1 लेंथ पे मिला, ठीक है। नल पॉइंट कहाँ पे मिला तुम्हें, L1 लेंथ पे, ठीक है। अगर तुम्हें L1 लेंथ पे नल पॉइंट मिला तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इक्वेशन देखो है ना वहाँ पे, वो इक्वेशन लिखने अपने को पहले से आता है। ऊपर वाले वायर में करंट फ्लो कर रहा होगा, है ना, सम I, और वो करंट इधर ही फ्लो कर रहा होगा ऊपर, है ना, और नीचे वाले वायर में भी कोई करंट नहीं आ सकता। तो तुम RAP, है ना, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड P, या अगर मैं इस दिशा में बताऊँ तो P एंड A, है ना, जैसा कि तुम्हारा करंट फ्लो कर रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड A, या फिर VP माइनस VA इक्वल टू VPA विल बी इक्वल टू I इंटू RPA, ठीक है। I कौन सा I, जो ये वाला I है ना, जो ऊपर वाले करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है। अब RPA की वैल्यू क्या होगी वो भी अपने को पता है, वो होगी लैम्डा इंटू L1, ठीक है। तो ये VPA इक्वल टू I लैम्डा L1, इक्वेशन 1 फ्रॉम सर्किट नंबर 1, है ना। इस सर्किट को अगर मैं अपना सर्किट नंबर 1 बोलूँ तो उससे ये इक्वेशन बना। अब सर्किट नंबर 2 में आ जाओ, ठीक है, ये तुम्हारा सर्किट नंबर 2, यहाँ पे भी तुम्हारा सारा कुछ वैसे ही है। लेटेस्ट से जो तुमने यहाँ पे बैटरी लगाई है, ये V है, ये रेजिस्टेंस R1 है,
ये टोटल रेजिस्टेंस R2 है, ये टोटल लेंथ L है, ये तुम्हारा EMF E, ठीक है, और जो तुम्हारा अननोन रेजिस्टेंस है ना, लेट अस से ये स्मॉल r है, और उसके पैरेलल में तुमने क्या लगा दिया, ये कैपिटल R लगाया, और तुम्हें क्या मिला, सॉरी पैरेलल में नहीं लगाया कैपिटल R तुमने, वो तुमने इसके नीचे में लगा दिया ना, एक्चुअली लगाया तुमने पैरेलल में ही है, लेकिन इस सर्किट में नीचे वाले में करंट कैसे फ्लो करेगा, नीचे वाले सर्किट में करंट इस तरीके से फ्लो करेगा, है ना। तो तुम देखो अगर नीचे वाले सर्किट में करंट इस तरीके से फ्लो करेगा तो इस स्मॉल r से जो करंट जाएगा और जो कैपिटल R से करंट जाएगा वो सेम ही जाएगा ना इस रास्ते कोई करंट आ सकता है, क्यों, क्योंकि तुमने वहाँ पे नल पॉइंट ढूंढा है, और इस रास्ते भी कोई करंट नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ऊपर वाली सर्किट के पास अपना करंट होगा, है ना, ऊपर वाले सर्किट के पास अपना करंट होगा जो अभी भी वही आई होगा, क्योंकि ऊपर वाली सर्किट में हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, हमने जो भी चेंज किया वो कहाँ किया, वो हमने नीचे वाली सर्किट में किया, ठीक है। तो ये मैंने सेकंड वाला सर्किट बनाया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर भी अपने पॉइंट्स लेबल कर लेते हैं जिनके बीच का हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। लेट अस से दिस पॉइंट इज ए, दिस इज पी, ये बी है। अब ये पॉइंट भी क्या होगा, ए, और ये पॉइंट भी क्या होगा, बी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस नीचे वाले सर्किट से ए से पी के बीच में क्या कैलकुलेट करूँगा, मैं ए से पी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करूँगा, कहाँ से, नीचे वाले सर्किट से, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इस बार नीचे वाले सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है ना, बिल्कुल कर रहा है, तो क्या अब ए से पी का पोटेंशियल डिफरेंस जितना पिछली बार आया था उतना ही आएगा क्या, नहीं, पिछली बार जो ए से पी का पोटेंशियल डिफरेंस था, है ना, ए से पी, तो ये पॉइंट तुम्हारा, ये वाला पॉइंट तुम्हारा, ये वाला पॉइंट हमारा ए है और ये पी है। तो पिछली बार ए से पी में कितना पोटेंशियल डिफरेंस था, जो इतना वैल्यू तुमने निकाला वो EMF E के बराबर ही होगा ना, है ना, वो ये वाली पूरी चीज़ होगा तो ये E के बराबर ही है ना, क्यों, क्योंकि नीचे वाले वायर में कोई करंट नहीं है, तो यहाँ से यहाँ जाने में सिर्फ तुम्हें बैटरी का ही पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा नीचे वाला। क्या वही वैल्यू यहाँ पर भी आएगी क्या, नहीं, अब यहाँ से यहाँ तक का तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस अलग आएगा, और इसीलिए, है ना, और इसी कारण ये जो वैल्यू तुम्हारी तुमने L1 लिखी ना, ये L1 नहीं होगा, ये कुछ डिफरेंट लेंथ L2 मिलेगा अब तुम्हें, मतलब अब तुम्हें जो नल पॉइंट मिलेगा वो कहीं और मिलेगा। बात समझ आई, क्यों कहीं और मिलेगा, क्योंकि A से P का पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर और A से P का पोटेंशियल डिफरेंस नीचे दोनों सेम होना चाहिए ना, यहाँ पर भी दोनों सेम ही था, क्यों, क्योंकि दोनों तुमने पॉइंट ऐसे पैरेलल में लगा रखे हैं, यहाँ पर भी दोनों पॉइंट कैसे हैं, देखो पैरेलल में ना, ये पॉइंट ए तो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट पी तो ये पॉइंट पी, क्यों, क्योंकि इस रास्ते तो कोई करंट आ ही नहीं रहा, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस नीचे के रास्ते मिलेगा उतना ही ऊपर के रास्ते मिलेगा। अब पिछली बार तुम्हें नल पॉइंट L1 पे मिला, क्यों, क्योंकि पिछली बार जो पोटेंशियल डिफरेंस था नीचे के रास्ते वो सिर्फ E था, बट इस बार पोटेंशियल डिफरेंस देख करके तुम सर्किट से खुद ही बता सकते हो कि इस बार जो आने वाला है वो E माइनस आई आर आने वाला है, क्योंकि इस सर्किट में भी कोई करंट फ्लो कर रहा है, तो E माइनस आई आर और E में फ़र्क होगा ना, है ना, ये बैटरी दोनों सेम है, ये जो E है और ये जो E है सब सेम है, तो अगर E माइनस आई आर आएगा इसका मतलब इस बार जो A से P पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कुछ और आएगा, तो ऑब्वियसली इस बार मुझे जो नल पॉइंट मिलेगा वो भी कहीं और मिलेगा। बात समझ आया सभी को ये, और वो लेंथ मैंने कितना मान लिया, L2 मान लिया, ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो तुम्हारा L2 आएगा ना, इस पॉइंट A से लेके P के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। अब मैं जो भी कैलकुलेशन करूंगा यहाँ पे राइट साइड में, इट विल बी फ्रॉम द डायग्राम नंबर 2। ये तुम्हारा कौन से डायग्राम का था, ये डायग्राम नंबर 1 से था। अब मैं इधर कैलकुलेशन करूंगा, वो होगा डायग्राम नंबर 2, ठीक है। मुझे बोलो ऊपर वाले वायर में करंट अभी भी यही आई फ्लो कर रहा होगा, क्योंकि ना V चेंज किया, ना R1 चेंज किया, ना R2 चेंज किया, ऊपर वाली सर्किट पूरी की पूरी सेम है, ठीक है। सब मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी भी उतने का ही लगा हुआ है और दोनों रेजिस्टेंस भी उतने के ही लगे हुए हैं, इसीलिए जो ऊपर वाली वायर में करंट फ्लो कर रहा था वो अभी भी सेम होगा। तो क्या मैं ये इक्वेशन जो लिख रहा हूँ वो सही लिख रहा हूँ, देखो Vp माइनस VA, जिसको हम VPA भी कह रहे हैं, विल बी इक्वल टू I इंटू लैम्डा इंटू L2। ये I कौन सा I है, जो ऊपर वाले सर्किट में फ्लो कर रहा है, और इस बार A से P में लेंथ कितना है, L2, तो रेजिस्टेंस कितना होगा A से P का इस बार, लैम्डा इंटू L2, ठीक है। तो VPA क्या हो गया, I लैम्डा L2। अब देखो ध्यान से, ये जो इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है ना, ये तुम्हारे दोनों इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2,
ठीक है। क्या मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि जो नीचे वाली सर्किट है फ्रॉम दिस सर्किट है ना बॉटम सर्किट, यहाँ पे मैं बॉटम सेकेंड वाले का बॉटम सर्किट की बात कर रहा हूँ, है ना, सेकेंड वाले का बॉटम सर्किट मतलब नीचे वाला सर्किट, कि अब जो नीचे में Vp माइनस Va होगा इसको मैं बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकता हूँ ना, क्योंकि बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था, जो उसका लॉसेस मिला के साथ में होता था। और अगर तुम यहाँ पे Vp माइनस Va लिखोगे, है ना, तो वो वैल्यू तुम्हें क्या मिलेगी बताओ, इस V की वैल्यू क्या मिलेगी बॉटम सर्किट से। P से चलना चालू करो, मुझे बताओ ये वाला प्लस साइन और ये माइनस साइन, ऊपर चढ़ेंगे हम, ठीक है। नीचे वाली सर्किट में जो करंट की वैल्यू है, लेट अस से मैं उसे क्या बोल दे रहा हूँ, आई डैश, ठीक है। नीचे वाली सर्किट में करंट आई डैश है, नीचे से ऊपर चढ़ेंगे हम, पहला पॉइंट क्या आएगा, Vp, पहले तो Vp लिख लो, नीचे से ऊपर चढ़ोगे कितना चढ़ोगे, IR, तो Vp क्या लिखोगे, प्लस IR, फिर बैटरी में नीचे गिरोगे कितना, माइनस E, ठीक है। फिर Va पे पहुंच जाओगे तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, Va, ठीक है। ये चीज़ किसके इक्वल हो जाएगी, Va। तो अब मुझे बताओ Vp माइनस Va क्या हो गया, है ना। अब सिर्फ इस इक्वेशन को देखो, Vp माइनस Va क्या हो गया, है ना, Vp माइनस Va क्या हो गया, Vp उधर चल जाएगा, Va इस साइड आ जाएगा और E और IR उधर चल जाएंगे, तो ये कितना हो गया, E माइनस IR। ये चीज़ तुम डायरेक्टली भी लिख सकते थे, अगर तुम ये चीज़ देख के यहाँ पता चल जाती कि बैटरी जो है मेरा वो कैसा सर्किट में, डिस्चार्जिंग सर्किट में, तो E माइनस IR ही होता है पोटेंशियल डिफरेंस। और इसी को मैं क्या कह रहा हूँ, ये मेरी बैटरी का क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है V, ठीक है सभी को ये चीज़, तो ये तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा V, ठीक है। अब ऊपर जो तुमने वैल्यू कैलकुलेट की है, ध्यान से देखो ना, I लैम्डा L2 और ये जो तुमने वैल्यू कैलकुलेट की, ये दोनों सेम ही होंगे ना, इस इक्वेशन में जो वैल्यू कैलकुलेट हुई और इस इक्वेशन में, क्यों, क्योंकि दोनों सेकेंड सर्किट के ही किन दो पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस है, P एंड A, ठीक है। तो क्या इसी चीज़ को मैं V भी लिख सकता हूँ, जो तुम्हारा ऊपर वाला वायर है उसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, V, है ना। I लैम्डा L2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V, तो देयरफॉर मैं क्या लिखूंगा, V इज इक्वल टू ना, जो ये V तुमने निकाला, I लैम्डा L2, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो, ठीक है। ये कितना हो गया तुम्हारा, I लैम्डा L2। तो अब मैं इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से ना, ये क्या है तुम्हारा, क्या ये चीज़ इक्वल टू E है ना, EMF, ये फर्स्ट सर्किट का था, याद करो, फर्स्ट सर्किट में P और A के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ EMF के बराबर है, सेकेंड सर्किट में वो E माइनस IR के बराबर है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, V, ठीक है, क्योंकि सेकेंड सर्किट में यहाँ पे नीचे में क्या फ्लो कर रहा है, करंट, ठीक। अब देखो, अगर मैं इस इक्वेशन को और ये जो इक्वेशन है ना, इसको भी कोई नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 4, अगर मैं 1 और 4 को डिवाइड कर दूं तो क्या मुझे E बाई V इज इक्वल टू L1 बाई L2 मिलेगा, E बाई V इज इक्वल टू क्या, L1 बाई L2, ठीक है। मतलब बैटरी वही है दोनों बार, है ना। अब इससे इसको उससे कंफ्यूज मत करना कि सर लास्ट टाइम जो हमने कंपेयर किए थे EMF, उसमें भी यही आंसर था, उसमें ना दोनों बैटरी अलग थी, वो E1 बाई E2 था, बैटरी दोनों केस में सेम है, दोनों वही बैटरी लगाई है, सिर्फ सेकंड पार्ट में तुमने थोड़ा सर्किट में चेंज किया, क्या कि तुमने उसके नीचे एक R रेजिस्टेंस ऐड कर दिया यहाँ पे, क्लियर, बैटरी दोनों सेम है। तो जब तुमने नीचे रेजिस्टेंस नहीं लगाया था, मतलब जब सर्किट 1 था उसका EMF और डिवाइडेड बाई सर्किट 2 में जब तुमने लगा दिया है, उसका जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, L1 बाई L2। इस वैल्यू को अपने साथ रख लो, ठीक है, ये भी आगे यूज होगा, है ना, ध्यान से देखो, है ना। इधर हमने इक्वेशन नंबर 3 में, है ना, इक्वेशन नंबर 3 में V की वैल्यू क्या निकाली, E माइनस IR। तो मैं क्या करूँगा, अभी इक्वेशन नंबर 3 का ना आगे कैलकुलेशन करूँगा, देखो ध्यान से ना, V की वैल्यू हमने क्या निकाली है इक्वेशन नंबर 3 में, ठीक है। आगे मैं इसके क्या कर रहा हूँ, फ्रॉम 3 मैं इक्वेशन नंबर 3 का कैलकुलेशन कर रहा हूँ, V इज इक्वल टू क्या है, E माइनस IR, ठीक है। कौन सा R, जो हमें चाहिए, इंटरनल रेजिस्टेंस, यही तो चाहिए अपने को, है ना। देखो क्या इस इक्वेशन में ये जो I है
है ना। ध्यान से देखो, एक छोटा सा पॉइंट है यहाँ पे कि ये जो तुम्हारा ई माइनस आई आर है वो आई नहीं होगा, वो आई डैश होगा, है ना। वो वैल्यू क्या होगी, आई डैश। क्यों? क्योंकि नीचे वाले सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई डैश। बाकी सब कुछ सेम है, ये आई लैम्डा L2 ही होगा, क्योंकि ये वाला आई कौन सा आई है, ये ऊपर वाले सर्किट का आई था, याद करो, है ना। ये ऊपर वाले सर्किट का आई है जो तुमने ऊपर से लिखा Vp माइनस वी से, है ना। इन दोनों पॉइंट में जो आई करंट फ्लो कर रहा है, और तुम्हें कहाँ पे मिला अपना नल पॉइंट या नल डिफ्लेक्शन L2 पे, तो ये वो वाला आई है। बट जब तुम ई माइनस आई आर लिख रहे हो बॉटम वाले सर्किट से, है ना, जब तुम बॉटम वाले सर्किट से ई माइनस आई आर लिख रहे हो तो वो वैल्यू तुम्हें क्या मिल रही है, वो तुम्हें मिल रही है V। तो वो आई कौन सा मिलेगा तुम्हें, आई डैश, है ना। या ये याद रखना, ये वाला पॉइंट मैंने यहाँ से लिखा था, है ना, वहाँ से मैंने लिखा था आई लैम्डा L2, है ना, उसको मैंने V लिखा था। क्लियर सभी को ये चीज़? देखो, है ना। अब आगे क्या लिख सकते हैं हम में से, क्या इस आई की वैल्यू को मुझे क्या लिखना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए आई डैश, ठीक है, आई डैश। मुझे बताओ क्या ये आई डैश, है ना, इस नीचे वाले सर्किट को देखो, क्या इस आई डैश की वैल्यू E डिवाइडेड बाई स्मॉल r प्लस कैपिटल R होगी, है ना। आई डैश की वैल्यू, क्योंकि ये जो नीचे वाला सर्किट है इसमें टोटल रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल r प्लस कैपिटल R, तो E डिवाइडेड बाई स्मॉल r प्लस कैपिटल R। तो मैं इस आई डैश की वैल्यू डाल दे रहा हूँ, E डिवाइडेड बाई स्मॉल r प्लस कैपिटल R इंटू स्मॉल r, ठीक है। अब मुझे बताओ इस पर्टिकुलर इक्वेशन में से क्या हम स्मॉल r की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ध्यान देखो ना, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं E को कॉमन ले रहा हूँ यहाँ पे, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, 1 माइनस स्मॉल r बाई स्मॉल r प्लस कैपिटल R। जब तुम यहाँ LCM लोगे तो स्मॉल r और स्मॉल r प्लस कैपिटल R जब तुम माइनस करोगे तो क्या बचेगा तुम्हारे पास इक्वेशन के अंदर, V इज इक्वल टू E इंटू कैपिटल R बाई स्मॉल r प्लस कैपिटल R। ये बचा, ठीक है। अब और क्या लिख सकते हैं हम इसको, मुझे बताओ। अगर मैं इस V को इधर ले आऊँ और उसको इधर ले आऊँ ना, पूरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो स्मॉल r प्लस कैपिटल R बाई कैपिटल R विल बी इक्वल टू E बाई V। E बाई V क्या था बताओ, L1 बाई L2 था, है ना। मतलब जब तुमने फर्स्ट सर्किट से जो नल पॉइंट मिला L1 और सेकेंड सर्किट से जो नल पॉइंट मिला L2, उसका रेशियो है ये E बाई V। तो क्या मैं इसको L1 बाई L2 लिख सकता हूँ, स्मॉल r प्लस कैपिटल R बाई कैपिटल R इक्वल टू L1 बाई L2। अब यहाँ से स्मॉल r की वैल्यू निकल आएगी, है ना। कैसे, स्मॉल r बाई r प्लस 1 इक्वल टू L1 बाई L2। फिर क्या लिख सकते हैं हम इसे, ये और आगे क्या हो जाएगा, 1 माइनस L1 बाई L2 इज इक्वल टू स्मॉल r बाई कैपिटल R। तो हमें अपने स्मॉल r का फॉर्मूला मिल गया है ना, स्मॉल r विल बी इक्वल टू, बोलिए L2 माइनस L1 बाई L2 होल मल्टीप्लाइड बाई R। तुम्हें एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा इससे वो बिल्कुल ही बच्चों वाला आएगा। तुम्हें सिर्फ क्या याद रखना है, तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखना है, ये रटा हुआ होना चाहिए तुम्हें फॉर्मूला, मिकी माउस बॉक्स, ठीक है। L1 कौन सा नल पॉइंट है, जब तुमने सिर्फ बैटरी जोड़ी। L2 कौन सा नल पॉइंट है, जब तुमने बैटरी के नीचे में एक और कैपिटल R भी जोड़ दिया था, ठीक है। तो वो तुम्हें क्या बताएगा कि व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड तब नल पॉइंट इतना है, और जब बैटरी कनेक्ट नहीं किया है तब नल पॉइंट इतना है। सॉरी, बैटरी कनेक्टेड नहीं, हाँ, वो पहले तुम्हें क्या बोलेगा क्वेश्चन में कि जब तुमने क्या कनेक्ट करके रखा था, जब तुमने सिर्फ बैटरी कनेक्ट किया तो नल पॉइंट L1 है, और जब तुमने बैटरी के साथ ये कैपिटल R भी कनेक्ट कर दिया तो नल पॉइंट L2 है, और वो तुम्हें कैपिटल R की वैल्यू दे देगा, और वो तुमसे बस पूछ लेगा कि फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो मुझे बताओ क्या L1 और L2 से और कैपिटल R से सिर्फ हम आंसर निकाल लेंगे ना? बिल्कुल निकाल लेंगे। समझ आई बात सभी को? तो डेरिवेशन लंबा था, बट पोटेंशियोमीटर की भावनाओं को समझना भी थोड़ा हमें ज़रूरी था। तो बहुत हमने सारे पॉइंट देखो यहाँ पे रिवाइज किए, और तुम्हारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट से करंट इलेक्ट्रिसिटी के वो भी यहाँ पे बहुत सारे रिवाइज हुए ना, कि कैसे हम इक्वेशन लिखते हैं E माइनस आई और ये सब। बट मेन पोटेंशियोमीटर क्वेश्चन के लिए तुम्हें क्या चाहिए इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए, कि तुम्हें ये फॉर्मूला रटा हुआ होना चाहिए, तो तुम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। क्लियर? अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं ना, आ जाओ।
तो L1 L2 की वैल्यू वो तुम्हें दे देगा तो क्वेश्चन तो तुम सॉल्व कर ही लोगे, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। एक हम ऐसे ही जनरल क्वेश्चन करते हैं पोटेंशियोमीटर का। इसमें तुम्हारे सामने ऐसा सर्किट दिया हुआ है, सारा डेटा है, तुमसे वो नल पॉइंट x की वैल्यू पूछ रहा है कि x कितना होगा। अब देखो नीचे वाला सर्किट भी खतरनाक ही बनाया है इसने। नीचे वाले सर्किट में उसने दो बैटरी डाल दी है, ठीक है, और 2 रेजिस्टेंस भी है। बट हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हमने सर्किट थ्योरी अच्छे से पढ़ा है और हमारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो हम ये क्वेश्चन तुरंत सॉल्व करेंगे। देखो ध्यान से, मुझे बताओ ऊपर वाले सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा ओरली। 100/25 4 एम्पियर्स, 4 एम्पियर का करंट है जो ऊपर वाले सर्किट में फ्लो कर रहा है। क्लियर सभी को ये चीज़। अब नीचे वाली सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा। नीचे वाली सर्किट में मुझे बताओ, नीचे वाला सर्किट सिर्फ इतना ही करंट है ना, इतना ही फ्लो करना ना यहाँ पे, ठीक है। मतलब नीचे वाला सर्किट तुम्हारा ऐसा है, ठीक है। नीचे वाले सर्किट को मैं कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ, सिर्फ मेरे पास एक बैटरी है ऐसा, ठीक है, दूसरा बैटरी नीचे है यहाँ पे ऐसा, और इन दोनों का रेजिस्टेंस गिवन है R और R, ठीक है, 2 और 2। बैटरीज कितने हैं, 2 और 8। क्लियर। तो इसमें हम करंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कितना करंट फ्लो कर रहा है। ओरली करता हूँ मैं इसको, देख लो ध्यान से। मुझे बताओ क्या ये जो 8 वोल्ट है और ये जो 2 वोल्ट है, क्या ये दोनों के दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं कि अपोज कर रहे हैं। क्लियरली दिख रहा है ना, अपोज कर रहे हैं, क्योंकि 2 वोल्ट क्या चाहता है कि करंट ऐसा फ्लो करे इस तरीके से ना, 2 वोल्ट, ये 2 वोल्ट वाला बैटरी, और ये 8 वोल्ट। 8 वोल्ट क्या चाहता है कि ऐसा फ्लो करे, है ना। तो 2 वोल्ट जैसा चाहता है और 8 वोल्ट जैसा चाहता है, उसमें जीतेगा कौन, 8 जीतेगा। इसीलिए दोनों का EMF क्या होगा, माइनस होगा। समझ आया। वही चीज़ तुम 0 0 करते हुए भी चल सकते हो कि अगर तुमने इस पॉइंट का पोटेंशियल, ध्यान से देखो, इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर तुमने 0 ले लिया तो ये पॉइंट का क्या होगा, 0 होगा। तो इस पॉइंट का क्या होगा, 2 होगा। इस पॉइंट का क्या होगा, इस पॉइंट का 8 होगा, ठीक है। तो ऐसे भी तुम करंट की वैल्यू निकाल सकते हो। मैंने तुम्हें 2 तरीका बताया ना। पहला वाला तरीका क्या हो गया, ये 8 और 2 अपोज कर रहे हैं, तो टोटल क्या होगा, 6। करंट किसके हिसाब से फ्लो करेगा, 8 वाले के हिसाब से। तो टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 6 हो गया, और ये 2 और 2 तो सीरीज में ही है, तो 6/4 कितना करंट फ्लो करेगा, 1.5। या फिर ऐसे भी तुम देख सकते हो, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 6, और रेजिस्टेंस कितना मिला, 4। तो फिर से 6/4 करंट फ्लो करेगा और इस दिशा में करेगा, ठीक है। इसका मतलब इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, 1.5 एम्पियर। तो ये चीज़ें तुम ऐसे सर्किट थ्योरी अगर तुम्हारी क्लियर है तो तुम ओरली सॉल्व कर सकते हो इन क्वेश्चंस को, है ना। 1.5 एम्पियर। बोलो अब अगर मैं नीचे बिटवीन पॉइंट ए और ये वाला पॉइंट पी, है ना, ये पॉइंट ए ले लेते हैं और ये पॉइंट पी, और ये वाला बी है ना, वहाँ ओ लिखा था मैंने, उसको ए कर दिया। बोलो AP, नीचे वाले सर्किट से VAP कितना होगा, नीचे वाले सर्किट से VAP कितना होगा। बोलो E-IR होगा। VAP नहीं लिखना चाहिए मुझे, उसे VPA लिखना चाहिए मुझे ना, करंट जिस दिशा में फ्लो कर रहा है उसके हिसाब से। VPA की वैल्यू कितनी होगी, E-IR, मतलब 2 माइनस, ठीक है, ये 6 है, ये 4 है, तो 6/4 तुम्हारा 1.5, बिल्कुल सही कैलकुलेट किया हमने ना। अब ये तुम्हारा 2 वोल्ट की बैटरी है, तो जब तुम इधर से इधर फ्लो जाओगे फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट A, काम करते हैं उसको उस तरीके से ही लिखते हैं हम लोग, है ना। पूरा ये वैल्यू हो गया तुम्हारा 2 VP। बोलो करंट इधर फ्लो कर रहा है तो ये होगा प्लस और ये होगा क्या, माइनस। तो P से बड़ा मैंने नीचे गिरा, कितना नीचे गिरा, 1.5 इंटू 2 3 नीचे गिरूंगा ना, IR। फिर मैं और नीचे गिरा, बोलो बैटरी पॉजिटिव में घुस रहा है तो E+IR नहीं E-IR होता ना, ये वाला सॉरी E-IR नहीं E+IR आता। क्यों, क्योंकि ये जो नीचे वाला बैटरी है तुम्हारा वो कौन से सर्किट में है, वो तुम्हारे चार्जिंग सर्किट में, बैटरी पॉजिटिव में घुस रहा है वो करंट, है ना। बट फिर भी ऐसे करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। कितना नीचे गिरे तुम, 3, और कितना नीचे गिरे, 2, कहाँ पहुँच गए, VA। तो मुझे बताओ VP माइनस VA कितना आ गया, VP माइनस VA 5 आ गया। यही तुम अगर E+IR करते
तो भी तुम्हें 5 ही मिलता है ना, 2 प्लस 1.5 इंटू 2, ठीक है। तो ये वैल्यू तुम्हें क्या मिल गया, 5। अब यही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ भी होगा ना, ठीक है। तो ऊपर वाली सर्किट में अगर मैं Vp माइनस वी लिखूँ, मैं देखो इसी में कंटिन्यू कर रहा हूँ, है ना। ऊपर वाली सर्किट में अगर मैं लिखूँ तो इज इक्वल टू, बोलो करंट कितना फ्लो कर रहा है ऊपर में, 4, और कितना रेजिस्टेंस है P से A के बीच में, अगर लेंथ x है, अगर लेंथ x है तो रेजिस्टेंस x लैम्डा होगा ना, है ना। रेजिस्टेंस कितना होगा, x लैम्डा। अब लैम्डा कितना है, 10 मीटर का 20 ओम, मतलब 2 ओम पर मीटर। तो सीधा यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू डाल देते हैं 2, खत्म हो गया क्वेश्चन। 5 इक्वल टू 8x, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5/8 मीटर्स, ठीक है। और ये आ गया तुम्हारा आंसर, क्लियर। तो ये तुम्हारा पोटेंशियोमीटर में एग्जाम में पूछा जाने वाला एक जनरल क्वेश्चन। बैटरी सर, दो बैटरी लगी नीचे, ऊपर भी एक बैटरी, क्या करें, कुछ नहीं करना, सोल्यूशन देखो कितना छोटा सा, वो मुझे तुम्हें समझाने में इतना टाइम लगा। किया क्या हमने, ऊपर वाला आई निकाला, ठीक है। ऊपर वाला आई कैलकुलेट किया हमने, कहाँ यूज आया ऊपर वाला आई, यहाँ पे, है ना। जब तुमने ऊपर वाली सर्किट से यहाँ आई इंटू आर ए पी, ये आर ए पी है 2x, है ना, 2x क्या है, आर ए पी। और नीचे वाला सर्किट, नीचे वाला बैटरी सर्किट भी तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर तुम्हें सर्किट थ्योरी के पॉइंट्स याद है तो ये फटाफट हमने कैलकुलेशन कर लिया और अपना ये आंसर आ गया, ठीक है। 5 इज इक्वल टू 8x, ठीक है। तो 5/8 मीटर पे तुम्हें अपना नल पॉइंट मिलेगा इन दिस केस, क्लियर है ना। इतना छोटा सा पे नल पॉइंट क्यों मिल रहा है, देखो क्योंकि तुमने ऊपर वाली बैटरी इतनी बड़ी लगा रखी है और ये नीचे वाले जो बैटरी इतने छोटे हैं ना, तो जो नल पॉइंट है वो तुम्हें इधर पास में ही मिलना है, समझ आ गई बात। तो ये तुम्हारा एक अच्छा केस है, ध्यान से देखो, है ना। और ये जनरल क्वेश्चन है जो एग्जाम में तुमसे पूछा जाता है। तो ये हमने पोटेंशियोमीटर की कहानी कर ली कंप्लीट, ठीक है। एक छोटा सा केस है जो मुझे तुम्हें इनिशियल पार्ट में बताना था, जिसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी, है ना। अब हमारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए खत्म, है ना। क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हमने पढ़ा एमीटर, वोल्ट मीटर, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वेश्चन आना ही आना है तुम्हें, ठीक है, एग्जाम में अपने। अब हम नेक्स्ट, ये तुम्हारा एक छोटा सा पार्ट है इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी का, है ना। इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी का मीनिंग क्या होता है वो देखो, है ना। मान लेते हैं कि ये जो तुम्हारा पहला वाला एक रॉड है, इसका रेजिस्टिविटी ρ1 है, लेंथ L1 है और एरिया A है। और तुम्हारे पास एक दूसरा रॉड और है जिसका रेजिस्टिविटी ρ2 है, लेंथ L2 है और एरिया इसका भी A है। एरिया में दोनों सेम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि तुमने दोनों रॉड को ऐसे जोड़ रखा है ना, दो कंडक्टर्स हैं, ठीक है। ρ1 L1 है, ρ2 L2 है। तो जब तुम उनको एक साथ जोड़ दोगे तो इन दोनों का बिटवीन दिस पॉइंट A एंड बिटवीन दिस पॉइंट B, ठीक है, इसके बीच में मुझे एक ही रेजिस्टर लगाना है। उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं पूछा तुमसे, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी पूछा। मतलब ये जो एक ही लगेगा इसका रेजिस्टिविटी रो कितना होगा वो तुमसे पूछा गया है, क्लियर। वो रो तुम्हें निकालना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसे देखो, मुझे बताओ इसके बारे में मुझे क्या क्या पता है। मुझे रो कैलकुलेट करना है, लेकिन मुझे लेंथ पता है कि लेंथ L1 प्लस L2 है ना, A से B, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट A और यहाँ पे पॉइंट B। और मुझे क्या पता है कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी A ही होगा, क्योंकि दोनों तुमने रॉड जोड़े तो दोनों थ्रू आउट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, सेम। वो A प्लस A 2A मत कर देना, है ना। ये एरिया भी A, ये भी A, ये भी A, तो ये भी पूरा तुम्हारा A एरिया क्रॉस सेक्शन ही रहेगा, क्लियर। दोनों तुमने A को ऐसे करके जोड़ा है। अब मुझे बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दोनों सीरीज में है, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू, अगर इसका रेजिस्टेंस R1 है और इसका रेजिस्टेंस R2 है और ये तुम्हारा R इक्विवेलेंट है जो तुमने दोनों को जोड़ दिया, तो क्या मैं इसको R1 प्लस R2 लिख सकता हूँ। दोनों सीरीज में, इसमें कोई शक नहीं। अब देखो ये R इक्विवेलेंट है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी रो इंटू L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई A, ठीक है। ऊपर वालों की वैल्यू क्या होगी, R1 की वैल्यू हो जाएगी ρ1 L1 बाई A और R2 हो जाएगा ρ2 L2 बाई A,
ठीक है। तो यहाँ से जो तुम्हारा रो इक्विवेलेंट था रो वो इजीली निकल गया, ए पूरा कैंसिल हो गया। तो ध्यान से देखो रो की वैल्यू क्या आई, रो1 L1 प्लस रो2 L2 बाई L1 प्लस L2 बन गया तुम्हारा फॉर्मूला। ठीक है, अगर दो रेजिस्टिविटी डिफरेंट एक साथ लगाते हो तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी कितना आएगा, मतलब दोनों के बदले एक ही रॉड लगाएंगे और उसका रेजिस्टिविटी भी सेम रहेगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक सेम मटेरियल, पहले दोनों अलग अलग मटेरियल थे। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हें उसे कैलकुलेट करना है। दो से ज़्यादा भी लगा देगा तो भी ये इक्वेशन बना करके सॉल्व कर सकते हो ना। इसका एक स्पेशल केस है, इफ L1 इक्वल टू L2, बोलो अगर L1 L2 सेम हो जाएंगे तो क्या तुम ये इजीली बता सकते हो कि ये वैल्यू रो1 प्लस रो2 बाई 2 आएगी। अगर L1 L2 सेम हो गया तो रो की वैल्यू क्या आएगी, रो1 प्लस रो2 बाई 2, है ना। L1 L2 को L के बराबर डाल देना तो ऊपर नीचे जो L है तुम्हारा वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये था जब तुम सीरीज में लगाते हो। जब पैरेलल में लगाएंगे तो क्या होगा, देखो है ना, मान लेते हैं ये जो फर्स्ट वाला है इसका रेजिस्टिविटी रो1 है, लेंथ L है और एरिया A1 है। जो दूसरा वाला है तुम्हारा इसका रेजिस्टिविटी रो2 है, लेंथ L है और एरिया A2 है। अब देखो ये दोनों एक के ऊपर एक रखे हुए हैं ना, मतलब अगर इधर मैं एक पॉइंट A ले लूँ और इधर इसका पूंछ इधर एक पॉइंट B ले लूँ तो अब ये दोनों कैसे लगे हुए हैं, पैरेलल, क्योंकि ऊपर वाला रॉड भी A और B के बीच में और नीचे वाला भी A और B के बीच में, बट दोनों का क्या सेम है इस बार, लेंथ। ठीक है, क्योंकि तुमने एक दूसरे के ऊपर रखा है तो L सेम होना चाहिए। तो इसके बदले मैं एक कितने का लगाऊं, रो, वो तुमसे पूछा गया है, एक ही लगाना है तुम्हें। अब तुम्हें यहाँ क्या क्या पता है बोलो, लेंथ तो इसका भी L ही होगा, है ना, दोनों तो तुमने दबाया, बट अब जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा ये A1 था ये A2 था, तो ये टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना आएगा, A1 प्लस A2, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आएगा A1 प्लस A2। और तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है, रो की वैल्यू। कैसे कैलकुलेट करेंगे देख लो, आप फटाफट कर लेते हैं इसे कैलकुलेट। 1 बाई आर इक्वलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। बोलो आर इक्वलेंट की वैल्यू क्या होगी, रो L बाई A1 प्लस A2, तो 1 बाई आर इक्वलेंट क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 बाई रो L। R1 कितना होगा, R1 की वैल्यू होगी रो1 L बाई A1, तो ये हो जाएगा A1 बाई रो1 L। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, A2 बाई रो2 L। पूरे से क्या कैंसिल हो जाएगा, L कैंसिल हो जाएगा पूरे से ना, तो इक्वेशन क्या बनेगा तुम्हारा, A1 प्लस A2 बाई रो विल बी इक्वल टू A1 बाई रो1 प्लस A2 बाई रो2। तो यहाँ से अब तुम्हें रो की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, कर लेते हैं इसे, चलो, है ना। रो इक्वेशन हो जाएगा A1 प्लस A2 बाई रो इज इक्वल टू रो2 A1 प्लस रो1 A2 डिवाइडेड बाई रो1 प्लस रो2, सॉरी रो1 इंटू रो2। ठीक है, जो तुम एलसीएम लोगे रो1 इंटू रो2, तो यहाँ से तुम्हें रो का वैल्यू मिल गया अपना। देखो ना, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ वहाँ से, रो इज इक्वल टू क्या मिल गया मुझे, ये पूरा ऊपर आएगा मल्टीप्लाई होके A1 प्लस A2 इंटू रो1 रो2 डिवाइडेड बाई रो2 A1 प्लस रो1 A2। ये आएगा तुम्हारा फॉर्मूला किसका, इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी का। जब कैसे लगे हो दोनों पैरेलल में, इसमें A1 इक्वल टू A2 होगा तो क्या रिजल्ट आएगा खुद से डराइव करके तुम लिख लेना। ठीक है, अगर A1 और A2 सेम हो गए तो रो इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या आएगा, अगर ये पैरेलल में लगे हैं तो। समझ आई बात। तो ये आज का लेक्चर थोड़ा सा भारी भरकम लेक्चर था। ठीक है, पोटेंशियोमीटर की भावनाओं को हमने समझा, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक्चुअल में सर्किट थ्योरी जो हमने पढ़ी, उसके बाद एक पोटेंशियोमीटर एक ऐसा टॉपिक है जो अच्छा टॉपिक है और इसीलिए उससे क्वेश्चन आता है ना। तो इसके आगे फिर अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। जय भारत।